नमस्कार। मैं लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप के लाइव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करवाऊंगी जो कि टेट में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि ये जो लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप है, इस पे एचपी टेट, एचपी टेट मेडिकल, नॉन मेडिकल टेट, जेबीटी टेट, एलटी टेट की क्लासेस शुरू हो रही हैं। अगर आप भी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप, लक्ष्य एकेडमी नहीं, लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप गूगल प्ले स्टोर से क्या करें, डाउनलोड करें या दिए गए नंबर पे 8894592402 पे आप इंक्वायरी कर सकते हैं या कॉल करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले एक प्रश्न पूछा गया है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, या हड़प्पा की खोज किसने की। ठीक है, तो ये डिटेल में ही क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा की खोज किसने की। तो हड़प्पा की खोज जो है किसने की थी, आंसर है दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने कब की थी, 1921, 1921 ईस्वी में। ठीक है, तो इस तरह से जो हड़प्पा सभ्यता की खोज थी वो किसने की थी, दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी। ठीक है, और सिंधु घाटी सभ्यता को इसी शहर के नाम के कारण हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। और 1921 में सन जॉन मार्शल भारत के पुरातत्व विभाग के निर्देशक थे। तब दयाराम साहनी ने इस जगह पर सर्वप्रथम खुदाई का कार्य भी करवाया था। ठीक है, तो कौन सा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछा गया है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो हड़प्पा सभ्यता जो है किस युग की है, कांस्य युग की सभ्यता है। ठीक है, तो कांस्य युग, हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता क्यों कहा जाता है, यहां से ही आपका एक और क्वेश्चन बन जाएगा। तो नवपाषाण काल के अंत में धातु का इस्तेमाल शुरू हुआ था। ठीक है, और तांबा पहली धातु थी जिसका इस्तेमाल मानव ने किया था। ठीक है, तो इस तरह से पत्थर और तांबा दोनों इस्तेमाल पर आधारित संस्कृतियों को ताम्र पाषाण संस्कृति कहा गया। और इस तरह से कांसा और तांबा को रांगा की मिश्र धातु बनाया गया और इसकी खोज भी इस काल में ही हुई, इसलिए इसे कांस्य युग भी कहा जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई। क्वेश्चन पूछा गया है, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई। तो अर्थशास्त्र की जो रचना है चौथी शताब्दी में, चौथी शताब्दी में। ठीक है, अर्थशास्त्र की रचना कब, चौथी शताब्दी में हुई और किसने की थी, कौटिल्य ने। ठीक है, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना ईसवी पूर्व चौथी शताब्दी में की थी और इसमें उस समय की राजनीतिक, आर्थिक व्यवस्था व दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो ये कौन सा क्वेश्चन हुआ आपका, अर्थशास्त्र की खोज जो है या रचना किसने की। और इसी तरह एक और क्वेश्चन भी है जो कि एक और बनता है, आधुनिक अर्थशास्त्र का जो जन्म हुआ है या आधुनिक अर्थशास्त्र की रचना जो है किसने की, एडम स्मिथ ने 1776 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा गया। तो इसका जो राइट आंसर है समुद्रगुप्त को। किसे कहा गया, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। ठीक है, और इस तरह से समुद्रगुप्त वंश का एक शक्तिशाली राजा था जो चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी का पुत्र था। ठीक है, और उसने लगभग पूरे भारत को जीत लिया था और वो कभी भी युद्ध में नहीं हारा था। ठीक है, और इस तरह से इतिहासकार बी ए स्मिथ ने उसे भारत का नेपोलियन कहा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था। प्रथम शासक के बारे में पूछा गया है, तो इसका प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य, 322 ईस्वी पूर्व। ठीक है,
इस साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईस्वी पूर्व, ठीक है। और इसमें जो था अपना साम्राज्य का विस्तार किस तरफ किया था? पश्चिम की तरफ अपने साम्राज्य का इसने विस्तार किया था, ठीक है। और इस तरह से 316 ईस्वी पूर्व तक मौर्य वंश ने पूरे उत्तरी पश्चिम भारत पर अधिकार कर लिया था। तो इस तरह से प्रथम शासक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? क्वेश्चन पूछा गया है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी रचना जो थी किसने की थी। इसकी रचना महर्षि वेद व्यास ने की थी। महाभारत के रचयिता जो है महर्षि वेद व्यास हैं, ठीक है। और कब किस भाषा में ये जो है रचना किस भाषा में हुई है, ठीक है। तो इसमें जो है संस्कृत भाषा में है, संस्कृत भाषा में इसकी रचना हुई है, ठीक है। इस तरह से महाभारत जो था महाकाव्य की रचना वेद व्यास ने, महर्षि वेद व्यास ने की थी। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में की थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, महाभारत में कितने प्रकार का जो विवाहों का उल्लेख है मिलता है और उनके नाम क्या क्या हैं? तो महाभारत में कितने प्रकार के विवाह हैं? 8 प्रकार के, ठीक है। तो 8 प्रकार के वो कौन कौन से विवाह हैं? ब्रह्मा विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस और पिशाच। तो इस तरह से 8 प्रकार के विवाह हैं जो महाभारत में इस प्रकार से इनका उल्लेख मिलता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, हीनयान और महायान किस धर्म से संबंधित है? हीनयान और महायान से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। तो इस तरह से महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म 2 पंथों में बंट गया था, यानी हीनयान और महायान, ठीक है। ये 2 पंथ, ठीक है। तो जहां हीनयान बुद्ध की मूल शिक्षा का अनुसरण करते हुए या इनको मानते थे, वहीं महायान मूर्ति पूजा में क्या करते थे? विश्वास रखते थे। और ये आत्म अनुशासन और ध्यान के माध्यम से व्यक्तिगत मुक्ति पर क्या करते थे? जोर देते थे। तो इस तरह से ये किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबरनामा किसकी रचना है? तो अकबरनामा जो है अबुल फजल की रचना है, ठीक है। किसकी रचना है? अबुल फजल की रचना है, ठीक है। तो इस तरह से अकबरनामा का अर्थ भी मैं आपको साथ में बता दूं, तो अकबरनामा का शाब्दिक अर्थ जो है क्या है? अकबर की कहानी। शाब्दिक अर्थ क्या है? अकबर की कहानी, ठीक है। और यह अकबर के शासनकाल में लिखा गया प्रामाणिक इतिहास है, की निजी जानकारी थी और सरकारी कागजों तक उसकी पहुंच थी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो आईन ए अकबरी जो है कितने? 5 भागों में विभक्त है, ठीक है। और ये 7 वर्षों में पूरा हुआ था। इस तरह से आईन अकबरी जो है 16वीं शताब्दी में का ग्रंथ है, ठीक है। और इसकी रचना अकबर के ही एक नवरत्न दरबारी अबुल फजल ने की थी, ठीक है। और इसमें क्या किया गया है? इसमें अकबर के दरबार उसके प्रशासन के बारे में ही चर्चा की गई है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, तो मैं एक बार इससे पहले आपको एक बार फिर से बता दूं कि जो मैंने आपको बताया लक्ष्य अकेडमी हिमाचल ऐप पर, ये लक्ष्य अकेडमी हिमाचल ऐप पे हमारी जो है कौन कौन सी आर्ट्स टेट, एलटी टेट, जेबीटी टेट, मेडिकल टेट और नॉन मेडिकल टेट, ये सभी क्लासेस हमारे यहाँ पे शुरू हो गई हैं। अगर आप भी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो लक्ष्य अकेडमी हिमाचल ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें या 8894592402 पे आप क्या कर सकते हैं? इंक्वायरी कर सकते हैं। या अगर YouTube पे हमारी क्लासेस अगर आप देखना चाहते हैं तो YouTube चैनल है लक्ष्य अकेडमी हिमाचल का, YouTube चैनल आप हमारा सब्सक्राइब करें
और जो ऐप है लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो इस तरह से आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, तो मुगल वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? बाबर, ठीक है। 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित करके भारत में मुगल वंश की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। तो मुगल वंश का जो संस्थापक है बाबर, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है, महालवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? क्वेश्चन है महालवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? तो इसका जो आंसर है लॉर्ड हेस्टिंग्स, किसके द्वारा? लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा मध्य प्रांत, आगरा एवं पंजाब के क्षेत्रों में एक नई भू राजस्व व्यवस्था लागू की गई थी, ठीक है, जिसे महालवाड़ी व्यवस्था का नाम दिया गया था। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि महालवाड़ी बंदोबस्त कहते किसे हैं और किसने इसे लागू किया था, ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? कौन सा स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो स्थायी बंदोबस्त जो था इसमें बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा, कहां पे? बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया था। कब लागू किया गया? 22 मार्च 1793 में, 1793 ईस्वी में इसको क्या किया था? लागू किया गया था। बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा इसे लागू किया गया था, ठीक है। और स्थायी बंदोबस्त या इस्तेमारी बंदोबस्त ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने से संबंधित एक स्थायी व्यवस्था हेतु सहमति समझौता था, जिसे स्थायी बंदोबस्त कहा गया, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? 3 मार्च 1707 ईस्वी को औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वास्को डी गामा कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह पर कब पहुंचा? तो ये जो था 20 मई 1498 ईस्वी को कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह पर पहुंचा था और 8 जुलाई 1497 ईस्वी को पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत की खोज में निकला था और 20 मई 1498 ईस्वी को केरल के कालीकट या कोझिकोड जिले के कालीकट गांव या काप्पड़ गांव में पहुंचा था, ठीक है। तो इस तरह से कब ये पहुंचा था? 20 मई 1498 ईस्वी को, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है, 1920 में किस महान नेता की मृत्यु हुई थी? कब? 1920 ईस्वी में किस महान नेता की मृत्यु हुई थी? तो इसका जो सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो इस तरह से 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की घोषणा की गई थी और इसी दिन जो था बाल गंगाधर की मृत्यु हुई थी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था? तो ये जो आरंभ हुआ था 1 अगस्त 1920 को आरंभ हुआ था, ठीक है। और इस तरह से जो असहयोग आंदोलन था, अंग्रेजों के हुक्मरानों की बढ़ती ज्यादतियों का विरोध करने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी, ठीक है। और इस तरह से आंदोलन के दौरान स्टूडेंट्स ने सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में जाना छोड़ दिया था, ठीक है। और वकीलों ने अदालत में जाने से इनकार कर दिया था और कई कस्बों और शहरों में कामगार हड़ताल पर चले गए थे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना समझौता किस वर्ष हुआ? ठीक है, तो पूना समझौता था कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। तो पूना समझौता था, ये क्या था? पूना पैक्ट अथवा पूना समझौता भीमराव अंबेडकर एवं महात्मा गांधी के मध्य पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 ईस्वी को हुआ था
और इसमें अंग्रेज सरकार ने इस समझौते को सांप्रदायिक पंचाट कम्युनल अवार्ड में संशोधन के रूप में अनुमति प्रदान की थी। ठीक है, तो इस तरह से आज आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ा। तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि जो लक्ष्य एकेडमी हिमाचल है, लक्ष्य एकेडमी हिमाचल, लक्ष्य एकेडमी हिमाचल नहीं, लक्ष्य एकेडमी नहीं, लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप आप कहां से, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें या 8894592402 पे आप इंक्वायरी कर सकते हैं। इसलिए अगर आप भी हमारी क्लासेस, न्यू बैचेस जो है, लेटेस्ट बैचेस अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें या दिए गए नंबर पर आप क्या कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं। और जो ऐप है इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और अगर आप हमारी वीडियोस जो है, हमारी क्लासेस जो है यूट्यूब पे ही वॉच करना चाहते हो तो ये जो है, इसके लिए आप लक्ष्य एकेडमी हिमाचल का हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।